क्लासिक सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन। मनुष्यों के भार से मुक्त अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। अथर्ववेद में भूमि सूक्त पृथ्वी के स्रोत से ये लिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है? प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर हैं? परिचय। अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए आप झारखंड से छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप लैंडफॉर्म दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। आइए पता लगाते हैं। कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा? अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इसकी तुलना कीजिए। इन्हीं समूहों के साथ भारत के किसी भी एक ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए जहां वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार के दृश्य भूमियों की सूची बनाइए। अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इसकी तुलना कीजिए। तुलना। तुंगता यानी एल्टीट्यूड क्या होता है? समुद्र तल से किसी वस्तु लक्ष्य की ऊंचाई, उदाहरणतः पर्वत की ऊंचाई एवं उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई ही तुंगता यानी एल्टीट्यूड कहलाती है। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार, मैदान। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत वे स्थल रूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान, चढ़ाई और संकरे शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता यानी एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचती है। बहुत अधिक ऊंचाइयों यानी तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती और ये पर्वत अस्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी यानी छोटे पहाड़ या हिल कहते हैं। इस आरेख में 3 स्थल रूप दिए गए हैं। पृष्ठभूमि में पर्वत, इनमें से 2 की हिमाच्छादित दिखाया गया है। बाई और एक पठार है और आगे एक मैदान जहां पर्वतों से आती हुई नदी दिखाई दी गई है। ये पठार हो जाएगा, ये पर्वत और पर्वतों से आती हुई ये नदी है और ये मैदान हो जाएगा। वर्षण क्या होता है? वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना वर्षा, हिमपात और ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप है। आइए विचार करें, हिम क्या है? यदि आप हिमालयी क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहते तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखी होगी। शेष भाग में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में ही होता है।
बहुत ऊंचे क्षेत्रों पर यदि काफ़ी ठंड है तो वहाँ हिम गिरेगी, वहाँ पर हिम का एक नम और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। ये एवरेस्ट पर्वत का चित्र है, ओकांकगुआ पर्वत है, ये किलिमंजारो पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है, ये कंचनजंगा पर्वत हो गया, अनाईमुड्डी पर्वत। विश्व के 6 पर्वतों के यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिण अफ्रीका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्षिक ऊंचाई दर्शाने एक मानचित्र दिया हुआ है। ये पर्वत है 1000 मीटर, उसके बाद 2000, ये 4000, ये 7000 और ये 8000 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। चित्र 3.2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। चित्र 3.3 में इसके ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षिक ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। एवरेस्ट पर्वत नेपाल तथा तिब्बत के बीच और कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां शिखर हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ पर्वत है। पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में ब्लॉक पर्वत आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। अनाईमुड्डी केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत वन क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार है पर्वतीय वन। मॉस क्या होते हैं? फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरफ फैला होता है। लाइकेन क्या होते हैं? पौधों के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं, उन्हें लाइकेन्स कहते हैं। हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीले चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित युवा पर्वत है, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी है और अपरदन के कारण ये गोल आकार की हो गई है, जैसा कि हिमालय के साथ हुआ। उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके अनेक कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। भारतीय प्रवेश। पर्वतों की ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीर, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मॉस यानी काई और लाइकेन उग जाते हैं। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभव हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद दिया गया है। भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय का नाम पर्वतों का राजा है, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त, देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फहराने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं। कक्षा में इन श्लोकों तथा निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पश्चिमी में पूरब समुद्र तक से क्या तात्पर्य है? चित्र 5.2 में क्या आप इनकी और पर्वतों के देवता की स्थिति को देख सकते हैं? गंगा का उल्लेख क्यों किया जाता है? संकेत इसके अनेक कारण हो सकते हैं। पेरेग्रीन फॉल्कन का ये पक्षी है, हिमालयन तहर है।
पहाड़ी खरगोश है, गोल्डन ईगल हो गया, कैनेडियन लिंक्स, ये याक हो गया, आइबैक्स हो गया, ग्रे फॉक्स एनिमल है, तेंदुआ हो गया, भालू है। कुछ पहाड़ी जीव जंतुओं के यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराए अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फाल्कन, घुमंतू बाज, कैनेडियन लिनक्स, हिम तेंदुआ, आइबेक्स जो जंगली भेड़ है, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी। ध्यान रखें, हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंगेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ उनमें आकर मिलने वाली अन्य नदियाँ हैं। उनमें से कुछ जैसे यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती है। अन्य नदियाँ जैसे सोन, गंगा मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रेणियों से निकलती है। उत्तरी भारत में सीढ़ीदार वेदिका कृषि की जाती है। उत्तरी भारत में पर्वतीय जीवन, पहले वर्ड्स देख लेते हैं। भूभाग, भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड को भूभाग कहते हैं। घाटी, पहाड़ों के बीच एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है, उसे घाटी कहते हैं। पर्वतीय जीवन, पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वत क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के साथ एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्रायः इसमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया 1984 एवं पद्म भूषण 2019 में से सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिन्हा जब 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। अंटार्कटिका की विल्सन पर्वत सहित इन उपलब्धियों पर उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए पता लगाएं। चित्रों के माध्यम से पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए कि प्रत्येक पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह भी विचार कीजिए कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं फिर भी लोग वहां क्यों रहते हैं। आकस्मिक बाढ़, स्थानीय विशेष में आकस्मिक बाढ़ आना बहुधा ऐसे बादल फटने से होता है। भूस्खलन क्या होता है? पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना ही भूस्खलन कहलाता है। हिमस्खलन क्या होता है? एवलांच, पर्वतों से अकस्मात हिम का गिरना, हिमपात अथवा चट्टानों को टूटकर गिरना ऐसे प्रायः तब होता है जब हिम का पिघलना आरंभ होता है। बादल फटना क्या है? अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना ही बादल फटना कहलाता है। इमेज देख लेते हैं एक बार। ये आकस्मिक बाढ़ का चित्र है, ये भूस्खलन है, ये पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना है। हिमस्खलन हो रहा है, एवलांच, भारी हिमपात है यहाँ पे। ये बादल फटने का चित्र है, ठंडा मौसम है यहाँ पे।
पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य आदि। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी सम्मिलित हैं, जिसमें से कुछ को चित्र में दर्शाया गया है। ध्यान रखें, विश्व भर में अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और इसके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाली निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन यानी तिब्बत का एक प्राचीन धर्म के अनुयायी पर्वत मानते हैं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ विश्व के अन्य भागों में भी देखी जाती है। पठार क्या होते हैं? पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है और प्रायः इसकी सतह चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण हैं, तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार है और दूसरा दक्षिणी पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ हज़ार मीटर तक हो सकती है। ध्यान रखें, तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, जिसके कारण इसे विश्व की छत का नाम दिया गया है। पूर्व से पश्चिम दिशा तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना है। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे ऊंचे, सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। पर्वतों की तरह पठारों में खनिज का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है, जहां विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती है। उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लौह, कोयला और मैंगनीज के प्रचुर भंडार हैं। विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है और जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। अगला भाग देखिए। इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षण जल प्राप्त भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, छोटा नागपुर पठार में सुर्णरेखा नदी पर हुरंडू जलप्रपात और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात ऐसे कुछ जलप्रपात हैं। जैसे चेरापूंजी मेघालय के पठार में नहकालिकाई जलप्रपात 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये चेरापूंजी पठार से गिरता नहकालिकाई जलप्रपात का ये चित्र है। समुद्र तल क्या होता है? समुद्र तल की सतह का औसत स्तर इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। मैदान एक ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। उसमें कोई ऊंची पहाड़ियाँ अथवा गौरी घाटियाँ नहीं पाई जाती। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यहाँ नदियाँ रेत चट्टानों के कणों और गाद को एकत्र करती है, जिन्हें तलछट कहा जाता है। नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। मैदान विविध प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। यह विश्व मानचित्र की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, पठारों और मैदानों को दर्शाता है। ग्रीन कलर से नदियों के मैदान को दर्शाया गया है और येलो कलर से पर्वत श्रृंखला को दर्शाया गया और इस कलर से पठार को दर्शाया गया है। तो पहले नदियों के मैदान को देख लेते हैं।
पहले पठार को देख लेते हैं। पेंटागोनिया हो जाएगा, अलास्का, एटलस, पर्वत श्रृंखला, पेंटागोनिया पर्वत श्रृंखला है, अलास्का पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय तो पर्वत श्रृंखला है ही। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नदियों के मैदान। अमेजन हो गए, मिसिसिपी हो गई, नील नदी हो गई, और सिंधु रिवर हो गई, और यांगसी भी है, रिवर है। अब पठार देख लेते हैं। एटलस, ये भी तो पर्वत ही है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, और पेंटागोनिया का पठार। आगे चलते हैं। आइए पता लगाएं। चित्र 3.8 में दर्शाए गए स्थल रूपों के रंगों को कोड का प्रयोग कीजिए। उदाहरण तिब्बत का पठार, रॉकी श्रृंखला, नील नदी का मैदान। आपको मानचित्र में दिए गए स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया ये चित्र है, गंगा के मैदान है ये। कक्षा की गतिविधि के रूप में बहुत ऊंचाई से लिया गया भारत के क्षेत्र के उपग्रह चित्र 3.9 का अवलोकन कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। गंगा के मैदान का रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग किस वस्तु को दर्शा रहा है? उपग्रह चित्र के नीचे बाईं ओर भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शा रहा है? मैदानी जीवन। हजारों वर्षों पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई। हमारे समय में विश्व का अधिकांश भाग जनसंख्या मैदान में रहती है। भारत की कुल जनसंख्या की एक चौथाई से अधिक अर्थात 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इस क्षेत्र में रहने वालों का एक मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट और सन जैसे रेशेदार फसलें भी उगाई जाती है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है, किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल नेटवर्क द्वारा भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थलों पर बहुत से त्यौहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। मैदान में हल्की ढलानें होती है, अतः वहाँ नदी में नौका संचालन सुगम होता है और इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप का प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं। आइए पता लगाएं, क्या आप अपने प्रदेश की नदी के स्रोत अथवा संगम के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? आप अपने पास की नदी पर जाइए और वहां होने वाले सभी आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। उन्हें लिखकर अपने सहपाठियों के साथ उस पर चर्चा कीजिए। भारत के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, साथ ही पहचान कीजिए कि पर्यटन स्थल किस प्रकार के स्थल रूप से संबंधित है। गंगा नदी में नौका परिवहन। लचीलापन क्या होता है? रेजिलियंस। चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता को ही रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थलों के बारे में समझा, परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्रायः कुछ और स्थल रूपों के बारे में बताते हैं। इसमें से एक स्थल रूप मरुस्थल है। यदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक रूप से दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं।
कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे होते हैं, जैसे कि एशिया में गोबी मरुस्थल। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश समय मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गए और सुनाए जाते हैं वाले लोक गीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध संस्कृति धरोहर को संजोकर रखते हैं। मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है। प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 टीनें 5 दृश्य भूमि है, जो कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं अथवा भावनाओं जैसे प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ी है। यह तालिका केवल 5 दृश्य भूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक में मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध करती है। 3 दृश्य भूमि मुख्य व्यवसाय। कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे और आखेट और संग्रहण करते थे। मुल्लाई घास के मैदान और वन में रहते थे, पशुपालन करते थे। मधुरम उपजाऊ कृषि के मैदान में रहते थे और कृषि करते थे। नेदल तटीय क्षेत्र में रहते थे और मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा करते थे। पालय शुष्क मरुस्थल जैसे प्रदेश में रहते थे। घुमंतु और युद्धरत थे। अभी तक हमने जिन स्थल रूपों को देखा, उनकी अपेक्षा ये 5 टीनें भिन्न प्रकार के वर्गीकरण हैं, परंतु ये विविधता वाले देशों और उनके विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता को दिखाते हैं। ये हमारे और पर्यावरण के बीच गहन संबंध को भी दर्शाते हैं। आपको टीने के विवरण को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनसे प्रतिबिंबित अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। उनकी भौतिक विशेषताओं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसमें से वे निवास करते हैं। यह स्थल रूप विश्व की संस्कृति से अभिन्न भाग है। विशेष प्रकार से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मानती रही है। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है।